हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग यहाँ से क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 को लेके आए हैं और ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। कह रहा है कि आखिर रिसोर्स क्या है। कह रहा है कि रिसोर्स वो चीज़ है जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है। हर वो चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हैं और वो चीज़ आपका कहीं ना कहीं ज़रूरत को पूरा कर रहा है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे ज़रूरत को पूरा कर रहा है, लिखने का काम आ रहा है। ये शर्ट क्या कर रहे हैं, जो टी शर्ट हम पहने हैं तो क्या हो रहा है, ये हमारे बॉडी को कवर करने का काम कर रहा है। तो ये सारा चीज़ रिसोर्स है ना। जो आप क्या हो रहा है मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, एक रिसोर्स है। आप क्या हो रहा है कि चेयर पे बैठे हैं तो चेयर भी आपके लिए वो क्या है, रिसोर्स है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप्ड होनी चाहिए जिससे कि आप उस रिसोर्स को बना सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर से अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये मार्कर जो है ये क्या है, इजीली अवेलेबल है। मतलब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए जिससे हम इजीली क्या होगा, मार्कर को बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। अगर ये मार्कर को बनाने का कॉस्ट अगर 1 लाख रुपया आ जाता है तो क्या कोई भी खरीदेगा इस मार्कर को? नहीं। मार्कर का कॉस्ट अगर आपके रिजनेबल होगा, मतलब क्या होगा कि आप उसको क्या होगा, अफोर्ड कर सकते हैं, तभी क्या होगा, वो चीज़ इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होगा, है ना। मतलब क्या होगा कि जब आप किसी भी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं तभी वो क्या होगा, रिसोर्स हो जाएगा। अब कह रहा है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब क्या होगा, रिसोर्स जो होना चाहिए उनको हमारा कल्चर में एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। नहीं हम ऐसा कोई चीज़ ना बना ले जो हमारा उपयोग में ही नहीं आए, जो हमारा समाज उस चीज़ को स्वीकार नहीं करे, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा। जैसे कि पहले के समय में क्या था कि लोग क्या करते थे, लोग जब आग जलाना सीखे, है ना, तो वो क्या करते थे, लकड़ी को इकट्ठा करते थे। तो लकड़ी को जब वो इकट्ठा करते थे, जब तक उनको आग जलाना नहीं आता था तो लकड़ी उनके लिए रिसोर्स का काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो सीख गए कि 2 पत्थर को टकराने के बाद क्या होता है, चिंगारी निकलती है, जिससे क्या होता है वो आग लगा सकते हैं। तो अब उनके लिए वो लकड़ी क्या हो गई, अब उनके लिए वो लकड़ी रिसोर्स हो गई, क्योंकि वो उनके ज़रूरत को पूरा करता था। बॉडी को गर्म करने के लिए, है ना, आग जलाते थे, खाना बनाने के लिए आग जलाते थे, लाइट के लिए आग जलाते थे। आगे कह रहा है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल था। मतलब कहने का मतलब है क्या, कि आग जलाने के लिए अब उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गया था। टेक्नोलॉजी क्या आ गया था, वो 2 पत्थर को रगड़ के उससे क्या करते थे, स्पार्क प्रोड्यूस करने का उनके पास टेक्नोलॉजी आ गया था, इसलिए वो क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। आगे क्या कह रहा है कि इकोनॉमिकली फिजिबल, उस केस में क्या हो गया कि उनके पास क्या हो गया, वो इकोनॉमिकली, मतलब क्या होगा, आज के समय में भी अगर आपको क्या होता है कि कहीं पे माचिस इजीली अवेलेबल है, 2 रुपया 3 रुपया में क्या होता है, माचिस मिल जाता है, लाइटर मिल जाता है, तो वो आप क्या होगा, उसको अफोर्ड इजीली कर सकते हैं। और ये जो है हमारे कल्चर में एक्सेप्टेंस है। मतलब आग जलाना जो है ये क्या होता है, कोई भी वैसा नहीं है जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो हमारा समाज है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हर वो चीज़ जो क्या होगा, हमारे ज़रूरत को पूरा करता है। दूसरी बात क्या होता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए, इकोनॉमिकली, मतलब हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। और वो हमारे कल्चर में वो क्या होगा कि अगर सुटेबल है, एक्सेप्टेबल है, तो वो क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब कह रहा है कि किसी भी चीज़ को, है ना, किसी भी चीज़ को क्या होता है कि हम अपने उपयोग में बनाने के लिए हम क्या होता है कि जो जो चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा करता है उसको रिसोर्स कहते हैं। अब कह रहा है कि उसको बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारा चीज़ का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। पहला क्या चीज़ कह रहा है कि इन्वायरमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जैसे कि आप जो है जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें जो भी मटेरियल्स है, जैसे वो प्लास्टिक है, ग्लास है ना, उसमें क्या होता है कि लिथियम आयन का बैटरी यूज़ होता है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो क्या होता है आपके आसपास भी है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर
जो हम लोग क्या होता है कि फॉरेन ब्रांडेड जो मोबाइल्स यूज करते हैं, तो क्या होता है वो क्यों खरीदते हैं? हम उनके टेक्नोलॉजी के कारण खरीदते हैं ना। हम जब कोई भी चीज़ ब्रांडेड खरीदते हैं, जैसे एप्पल का मोबाइल खरीदें तो वो क्या है, अमेरिकन ब्रांड है। जैसे ओप्पो का खरीद लिए, वीवो का मोबाइल खरीद लिए, है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, तो फॉरेन कंट्रीज के मोबाइल हैं। तो आखिर हम लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि क्या होता है कि उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, मटेरियल्स तो यहाँ पे भी है, लेकिन क्या होता है टेक्नोलॉजी, उनको ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ट्रेनिंग दिया हुआ है ताकि क्या होगा वो टेक्नोलॉजी हमसे क्या है, बेहतर है, तभी हम क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनका डिमांड ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। Human being interact with the nature throughout technology, create institution to accelerate the economic development। अब कह रहा है कि इंसान क्या करते हैं, नेचर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है। जैसे आज जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ ऐसा इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या करते हैं कि बहुत अच्छे मशीन्स को बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप्ड हुआ है और वो डेवलप्ड कंट्रीज हो गए। लेकिन हम जो पीछे हैं या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अभी उस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, है ना, उस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा पीछे हैं। चलिए आगे देखते हैं। Do you think that resources are free gifts of nature as assumed by many? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential component of resources। कह रहा है कि क्या ये रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है, क्या ये हमको नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है? नहीं मिलता है ना। जैसे कि आप अगर पानी का भी बात करते हैं, है ना, अगर पानी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन उस पानी को भी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको समरसेबल करवाना पड़ता है, आपको क्या होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पे करना पड़ता है उस पानी के लिए, उस पानी का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उसमें कुछ ना कुछ कॉस्टिंग आता है। तो नेचर में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिसोर्स के रूप में यूज करने के लिए क्या होगा कि हमको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, उसका इकोनॉमिक वैल्यूज बढ़ जाता है। कह रहा है दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्स एंड यूज देम। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। कह रहे हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी लगा के क्या करते हैं, उसको अलग अलग शेप देते हैं, उसका अलग अलग यूज होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका डिमांड और प्राइस भी तय होता है। जैसे कि आप क्या होता है कि एक लोहे का क्या होता है कि लोहे का अगर आप एक गेट ले लीजिए और उतने ही वजन का लोहे का गेट के वजन का क्या होता है, अगर आप कोई भी बाइक खरीद रहे हैं तो दोनों के कॉस्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। या आप टीएमटी बार खरीद लीजिए, लोहे का टीएमटी बार खरीद लीजिए, और आप क्या होगा उसी के वेट का क्या होगा कोई भी इंजन खरीदिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इंजन जो भी आप परचेज कर रहे हैं, जनरेटर परचेज कर रहे हैं, बाइक परचेज कर रहे हैं, कार परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसके कारण क्या होगा कि उसका प्राइस सेवरल टाइम्स क्या होगा, वो टीएमटी बार से ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग हो रहा है वो मटेरियल के साथ साथ क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही है उसी का क्या हो रहा है, प्राइस पे कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग कुछ जो रिसोर्सेस हैं उसको क्लासीफाई किए हैं अलग अलग टाइप्स में। चलिए देखते हैं। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कह रहा है ऑरिजिन के अकॉर्डिंग हम लोग जो रिसोर्सेस हैं उसको क्लासीफाई करते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेस क्या हो गया कि हर वो चीज़ जो जीवित है ना, हर वो चीज़ जीवित है। अब सबसे जो ये सारे चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए क्या हो रहा है, ह्यूमन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या है, बायोटिक रिसोर्सेस। आप बोलेंगे कि ह्यूमन क्या रोल प्ले करता है, तो जो टेक्नोलॉजी लगा रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी किसके द्वारा लगाया जा रहा है, आप जो भी क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्रीज में कौन वर्क कर रहे हैं मशीन्स पे, ह्यूमंस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हाईली डिमांडेबल है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वो किस कैटेगरी में आ गया, बायोटिक में आ गया। अब ए बायोटिक क्या हो, हर वो चीज़ जो क्या हो निर्जीव है ना, हर वो चीज़ जो क्या है, जितना भी मिनरल्स हो गया, या तो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ही बात कर लीजिए, तो वो सारे के सारे क्या हैं, ए बायोटिक प्रोडक्ट्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी पे बात करते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे सोलर पैनल जो हम लगाते हैं, है ना, तो बैटरी क्या हो गया, जैसे क्या होगा सनलाइट आएगा तो क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा,
तो ये सारे के सारे क्या हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या हो गया कि जैसे आप कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या वुड है, तो आप एक बार क्या होगा, आप इसको जला लेते हैं, है ना, आप इसको यूज कर लेते हैं, तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं और गाड़ी को चला लेते हैं, आपके टंकी का क्या होता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर से आपको दोबारा भरवाना पड़ता है, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम लोग ऑनरशिप का बात करें तो कुछ ऑनरशिप, जैसे जिस मकान में आप रह रहे हैं तो वो मकान आपका है ना, वो मकान आपका है, तो उसके ऑनर आप हैं, आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, तो वो ऑनरशिप क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन उसका क्या होता है, इंडिविजुअल एक ही लोग उसके मालिक होते हैं। अब आगे कह रहा है कि कम्युनिटी, जैसे कि अगर बस स्टैंड का बात कर लें, रेलवे स्टेशन का बात कर लें, टेम्पल का बात कर लें, मॉस्क का बात कर लें, चर्च का बात कर लें, तो ये सारे के सारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, है ना, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं, सभी लोग वहाँ पे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे कह रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है, नेशनल। अब नेशनल प्रॉपर्टी क्या हो गया कि जो इंडिया के अंदर, जैसे किसी कंट्रीज के अंदर जो भी क्या होता है, लैंड है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ओशियन, ओशियन तो क्या हो गया, ओशियन में भी क्या होता है 24 माइल्स तक क्या होता है कि उस कंट्रीज का बाउंड्री रहता है, वहाँ तक क्या होता है, उस देश का उस पर हक होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो नेशनल प्रॉपर्टी क्या हो गया यहाँ पर, अगर नेशनल ओनरशिप क्या हो गया कि इंडिविजुअली हर एक कंट्री, मतलब अगर इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ है ना, जैसे इंडिया के अंदर कहीं पर क्या होता है, माइंस है, मिनरल्स मिल रहा है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ हक क्या है, इंडिया का है ना। अगर मानिए किसी गल्फ कंट्रीज़ में वहाँ पर क्या हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकल रहा है, तो वो जो कंट्री है जहाँ से वो निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसके ऑनरशिप कौन है, नेशनल, मतलब वो देश खुद है। अगर हम लोग इंटरनेशनल का बात करें तो कुछ ऐसा जो बाउंड्रीज होता है, जैसे अगर हम लोग अंटार्कटिका का बात करें तो अंटार्कटिका में क्या होता है, बहुत सारा रिसर्च स्टेशन है ना, तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, मतलब वहाँ पर कोई भी देश अपना क्या होगा, दावा नहीं कर सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो कुछ ऐसे भी, अगर हम लोग डिटेल्स में जाएंगे तो जानेंगे कि कुछ ऐसे भी हमारे ग्लोब में पार्ट हैं जहाँ पर क्या होता है, वो इंटरनेशनली होता है, मतलब सारे देश वहाँ पर जा सकते हैं, किसी इंडिविजुअल कंट्रीज का वो नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब कह रहा है कि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग रिसोर्सेज को पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स के रूप में बात करते हैं। अब पोटेंशियल क्या हो गया, डेवलप्ड स्टॉक क्या हो गया और रिजर्व्स क्या हो गया, इसको हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है ना, एग्जांपल्स के साथ हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। इसी सब टॉपिक को इंडिविजुअली क्या किया गया, आगे डिस्कस किया गया है। चलिए अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को देखते हैं। कह रहा है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कह रहा है कि रिसोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ज़िंदगी को जीने के लिए। आपको ज़िंदगी जीना है तो क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको पूरा जो करता है वही क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। तो कह रहा आगे, इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम indiscriminately and this has led to the major problem। अब कह रहा है कि जो चीज़ इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर में मिल रहा है तो उनको लग रहा है कि इनके लिए तो हमको पे करना नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर ले रहे हैं, है ना, वो उपयोग से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो उसका क्या होता है कि हमारे नेचर पे क्या होता है कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हो जाता है, बहुत सारा इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब कह रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम निरंतर रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आने वाले जनरेशन के लिए क्या होगा, अगर मानिए कि कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली है तो क्या कर रहा है, वो अगर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं ना, कोल का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं ना, आप वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर ऐसे बहुत सारे लोग क्या हैं कि अगर हमारे अर्थ पे हैं, एक तो है नहीं, बहुत सारे अगर ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म होते चला जाएगा। तो आने वाले जनरेशन के लिए हमारे पास वो चीज़ उपलब्ध नहीं रह पाएगा। अब कह रहा है एक्लमेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड नॉट रिच एंड पुअर। अब कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है, कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो क्या है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है,
है ना, और कुछ लोगों के लिए क्या होता है, बेसिक नीड्स भी नहीं है। अब कुछ लोगों के पास इतना पैसा है ना, वो इतने रिच हैं कि उनके लिए किसी भी चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मतलब कोई किसी भी, अगर 5 लाख रुपया भी अगर किसी चीज़ का कॉस्ट है, अगर वो 2,000 रुपया बोतल का भी पानी पी रहे हैं तो वो ये उनके लिए मैटर नहीं करता। और कोई क्या हो रहा है कि 5 रुपया का रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहा है कि ये हमारे सोसाइटी को जो है रिच और पुअर, अमीर और गरीब में क्या कर रहा है, बांटते चला जा रहा है। तो कह रहा है कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेस है वो क्या है कि कुछ लोगों के ही पास है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, डिवीजन आ गया है रिच एंड पुअर का, या हैव एंड हैव नॉट से मतलब क्या हो, तो उनके पास उपलब्ध है, हैव नॉट मतलब उनके पास उपलब्ध नहीं है। आगे कह रहा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन। अब कह रहा है कि लगातार अगर हम लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना, बिना कुछ प्लानिंग का, बिना कुछ क्या हो रहा है कि सोचे समझे हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार अगर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारा क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स हम आ जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे क्या हो रहा है कि क्राइसिस, जैसे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। अगर हम लोग क्या होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा, जो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए। क्या हो रहा है कि आज के समय में जो क्या हो रहा है कि एयरबॉर्न डिजीजेज हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के कारण ही हो रहा है, बिना किसी प्लानिंग के जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, मतलब क्या हो रहा है कि ज़मीन का लगातार क्या हो रहा है कि रोड बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए क्या हो रहा है, पेड़ को लगातार काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। तो मिट्टी को क्या करता है, पेड़ पौधा पकड़ के रखता है, उसका जड़ क्या करता है, मिट्टी को बहने नहीं देता है, पानी चाहे बारिश हो जाए, चाहे हवा, तेज हवा चल जाए। लेकिन क्या होगा कि आप जब अपनी ज़रूरत के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ज़मीन को क्या कर रहे हैं, ज़मीन से मिट्टी खोद के निकाल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाढ़ आने लग जाएगा, है ना, लैंडस्लाइड्स होने लग जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्स का जो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसी पे ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। आगे कह रहा है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अब कह रहा है कि जो भी रिसोर्सेस है ना, वो बराबर में बंटना चाहिए। अगर हमको क्या करना है कि अगर हमको अच्छा लाइफ जीना है, सस्टेन्ड लाइफ, मतलब आगे वाले जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्सेस है उसको बचा के रखना है ताकि वो भी इस्तेमाल कर सके, तो पहले क्या होना चाहिए, जो रिसोर्सेस है वो बराबर में बंटना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाला जो जनरेशन है वो भी क्या होगा, इसका इस्तेमाल कर सके। Correct, the present trend of resources depletion by the few individuals and countries continues, the future of our planet will be in danger। कह रहा है कि अगर लगातार कुछ कंट्रीज या कुछ इंडिविजुअल्स जो लोग हैं वो रिसोर्सेज को इसी तरह एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आने वाला जो जनरेशन है, चाहे वो किसी भी कंट्रीज के लिए हो, तो वो क्या होगा, खतरे की घंटी हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा, एक बार जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो समाप्त हो जाएगा तो उसको बनने में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है ना, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, जिसके कारण क्या होगा, आने वाले जो लोग हैं वो क्या होगा, उसको कुछ अल्टरनेटिव सोर्स सोचना पड़ जाएगा। जैसे कि अभी आप देखते होंगे अपने आसपास क्या हो रहा है कि ई व्हीकल्स का बहुत ट्रेंड चला हुआ है ना, ई व्हीकल्स के लोग क्या हो रहा है कि लोग मूव कर रहे हैं ई व्हीकल्स की तरफ, है ना। आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक रिक्शा दिख जाएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक्स, कार, अब तो इवन ट्रक्स भी आने लग गए हैं ना। तो क्या हो रहा है कि हम लोग अल्टरनेटिव्स की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये क्या होता है, रिजर्व्ड रिसोर्सेस है, और इसको बनने में क्या होता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। अब ये क्या होगा, जब तक हम लोग कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं ढूंढ लेते हैं तो हम लोग क्या होगा कि कितना दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए क्या हो रहा है, हम लोग अल्टरनेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या हो रहा है, आने वाले 10 साल में क्या होगा, जैसे अभी आपको क्या होगा पेट्रोलियम व्हीकल्स दिखते हैं, उसी तरह क्या होगा आने वाले समय में क्या होगा, आपको ई व्हीकल्स उसी तरह दिखेंगे, है ना। तो यह गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अप्रोच है, सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
मूव करना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। कह रहा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड बी कंप्राइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे डेवलपमेंट को कहते हैं, वैसे विकास को कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि बिना इन्वायरमेंट को बिना किसी तरह से क्षति पहुंचाए वैसा डेवलपमेंट जिससे क्या होगा इन्वायरमेंट को कोई भी क्षति नहीं पहुंचे और आने वाले जनरेशन्स को भी ध्यान में रखते हैं। मतलब हम इस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना कर ले कि आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही नहीं। मतलब हर चीज़ को नज़र में रखते हुए ना तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे और आने वाले जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचा रहे, तो उस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब ये जो समिट था, अर्थ समिट था 1992, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो समिट था 1992 जिसमें 100 से ज़्यादा देश जो है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ कि समिट हुए, सम्मेलन हुआ, वहाँ पर मिले। ये पहला बार था जिसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। मतलब अर्थ के बारे में बहुत सारी कंट्रीज को फिक्र होने लगा, तो उन्होंने एक समिट रखा, एक मीटिंग रखा रियो डी जेनेरियो 1992 ब्राज़ील में। आगे देखते हैं। कह रहा है ये समिट जो है कन्वेंशनल फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मतलब क्या हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे, है ना, ग्लोबल लेवल कहने का मतलब क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड जो हमारा पृथ्वी है ना, वो क्या होता है ग्लोबली हम जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या हो रहा है कि कॉन्टिनेंट्स में बटे हैं, कंट्रीज में बटे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हैं। लेकिन ग्लोबली अगर क्या होगा अर्थ के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो क्या होगा, सारे कंट्रीज को वो फेस करना पड़ेगा। तो इसी कारण से क्या हुआ, ये हम लोग इंटरनेशनल कंट्रीज जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या हुआ कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक मीटिंग हुआ। अब कह रहे रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। अब कह रहा है कि इस कन्वेंशन में क्या हुआ कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल निकल के आया, है ना, एजेंडा 21, जिसको क्या हुआ कि 21st सेंचुरी में हमको क्या करना था, अचीव करना था। अब ये 21st एजेंडा क्या है, कह रहा है इट इज Declaration signed by the world leader in 1992 at United Nations Conference on Environmental and Development। देखिए क्या रहा है कि ये 1992 में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट जो है, जो क्या वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, इसका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ग्लोबल मतलब ग्लोबली क्या होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हर एक कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अपने कंट्रीज के अंदर क्या करेगा, एक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, जितना भी टेक्नोलॉजी लगाना है, वो जितना भी डेवलपमेंट करना है, वो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब इन्वायरमेंट को उससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। कह रहे इस एजेंडा में कॉम्बैट विद एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉवर्टी, मतलब क्या होगा, अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी घर है किसी का, आप उसको तोड़ के क्या होगा रिसोर्सेज को वहाँ से निकाल रहे हैं, है ना, तो उनका लाइफ क्या होगा, उससे अफेक्ट हो जाएगा। कोई भी वैसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए जिससे कोई डिजीज स्प्रेड हो जाए ग्लोबली। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजेंडा 21 दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा। अब कह रहा है कि ये चीज़ एक इंस्ट्रक्शन दिया गया सारे कंट्रीज को कि हर एक कंट्रीज अपने लेवल पे क्या होगा कि इस चीज़ को अपने कंट्रीज में फॉलो करवाएं। अपने कंट्रीज में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इसके लिए लॉ बनाए, है ना, कि एजेंडा 21 के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। चलिए अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। अब किसी भी चीज़ में क्या होता है, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो आप क्या होगा, प्लानिंग किए होंगे कि हमको दिसंबर तक में या जनवरी तक में क्या होगा, दिसंबर तक में सारा सब्जेक्ट को क्या करना है, कवर अप करना है। फिर हम जनवरी में सारे सब्जेक्ट्स को रिवीजन करेंगे, या जो टाइम टेबल आ जाएगा उसमें जो गैप मिलेंगे उसमें हम कैसे क्या होगा, किस चैप्टर को पहले दिन पढ़ेंगे। तो ये सारा प्लानिंग आपका रहता है। तो किसी भी चीज़ को प्रॉपर ढंग से करने के लिए क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। वही कह रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग, मतलब रिसोर्स को जो यूज करना है उसके लिए हम लोग को क्या प्लानिंग करना पड़ता है। कह रहा है प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटेजी फॉर द जुडियस यूज ऑफ रिसोर्स। कह रहा है प्लानिंग जो है एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि कैसे हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे।
कह रहा इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है कि भारत ऐसे देश के लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं पर क्या होगा कि आपको कोई चीज़ क्या होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिल रहा है, कहीं पे लैंड है, प्लेन्स है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है। कोई स्टेट में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज है, कहीं पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, पानी का बहुत ज़्यादा कमी है। कोई क्या होगा कहाँ पे, कहीं पे मॉडरेट क्लाइमेट है, कहीं पे क्या होता है कोई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो ये सारा चीज़ क्या होगा कि बहुत सारा यहाँ पर डाइवर्सिटी है इंडिया में। कह रहा विच हैज एन इनॉर्मस डाइवर्सिटी एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है कि भारत में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर क्या होगा कोई भी जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। मतलब भारत के किसी एक पार्ट में बहुत ज़्यादा वो रिसोर्सेज मिलता है तो किसी दूसरे पार्ट में वो रिसोर्सेज का नामो निशान नहीं है। तो क्या होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, वेरिएशन कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। There are some regions which can be considered self-sufficient in the terms of ability of resources and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। कह रहा है कि बहुत सारे भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज क्या होता है पर्याप्त मात्रा में है, उनसे ज़्यादा जितना उनको उपयोग है उनसे ज़्यादा है, और किसी रीजन में क्या हो रहा है कि वो रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट्स में आपको क्या होंगे कि मिनरल्स भी मिलेंगे, कोल डिपॉजिट्स भी मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें क्या होगा वाटर रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं है। अगर हम लोग राजस्थान का बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर वाटर रिसोर्सेस नहीं है। अगर हम लोग लद्दाख का बात करें जो क्या है कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रेस्ट ऑफ द कंट्री मतलब क्या होता है रिलेटिव आइसोलेटेड, मतलब क्या होता है बिल्कुल अलग है, ये कट ऑफ है ना। ये कोल्ड डेजर्ट है, ये क्या हो रहा है कट ऑफ है कंट्री के दूसरे हिस्सों से। कह रहा है यहाँ पर क्या हो गया बहुत ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज है बट इन द डिफिशिएंट इन वाटर, लेकिन यहाँ पर क्या वाटर भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और बहुत सारे वाटर मिनरल्स भी इस क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दिस कॉल फॉर द बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड द रीजनल एंड द लोकल लेवल। कह रहा है कि इसीलिए आप देख लें कि कितना डाइवर्सिटी है, इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरत है ताकि क्या होगा कि पूरा जो देश है वो क्या होगा मिल के इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके और आगे बढ़ सके। कह रहा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कह रहा है रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब कह रहा है रिसोर्स प्लानिंग जो है ये क्या हो रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें पहला चीज़ क्या करना पड़ता है कि आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब किस क्षेत्र में कौन से रिसोर्स हैं, है ना, इस चीज़ का क्या करना पड़ता है पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। पहला चीज़ क्या है कि कहाँ पे किस क्षेत्र में कौन से रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मतलब इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले वहाँ पे सर्वे करवाना पड़ेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में पता चला है कि बिहार के जमुई में बहुत बड़ा कोल माइंस है ना, लेकिन अब उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, बाहर कैसे निकाला जाएगा, तो ये क्या हो रहा है कि तो ये कैसे पता चला, ये सर्वे करने से ही पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल माइंस है ना, मतलब यहाँ पे कोयला का बहुत ज़्यादा भंडार है। तो अब उसको एक्सट्रैक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएगी तभी उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा सर्वे होगा। कह रहा दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटिव एंड द क्वांटिटिव estimation and the measurement of the resources, evolving planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup, implementation and the resource development plan। अब इसके बाद आप एक बार आइडेंटिफाई कर लिए है ना, मैपिंग कर लिए, उसके बाद आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए ताकि क्या हो सके उस चीज़ को आप क्या होगा इम्प्लीमेंट कर सके, उस एरिया को डेवलप कर सके, मतलब वहाँ का जो रिसोर्स है उसको आप यूज कर सके, आपके पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अब यहाँ पे कोल माइंस पता चल गया, अब आपके पास उसको एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो फिर क्या होगा वो ऑफ नो यूज़, मतलब वो किसी यूज में ही नहीं आएगा, है ना, किसी यूज में ही नहीं आ पाएगा।
कह रहा है कि मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब क्या होना कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो क्या होना चाहिए कि पूरा देश, मतलब आप ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन को ही उस चीज़ का फ़ायदा मिले, मतलब नेशन वाइड जो है उस रिसोर्स का यूटिलाइज जो है नेशन वाइड, मतलब पूरे देश में किया जा सके, उसको फ़ायदा जो है हर एक क्षेत्र को, हर एक रीजन को मिल सके। कह रहे इंडिया हैज़ मेड ए कॉन्सेंट्रेट इफर्ट for achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launched after the independence। कह रहा है कि भारत जो है क्या हो रहा है कि बहुत सारे गोल्स को अचीव किया है वो फर्स्ट 5-year प्लान से ही, आज़ादी के बाद जब पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था तभी से क्या हुआ, अपने रिसोर्स प्लानिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, फोकस किया हुआ है। कह रहा है एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कह रहा है कि रिसोर्स का होना है ना, कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर रीजन को डेवलपमेंट के लिए, डेवलप करने के लिए क्या होना चाहिए, रिसोर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कह रहा है बट मेयर एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन एसेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग चेंज in the technology and institution may hinder the development. There are many regions in our country that are rich in resources but are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resource बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। कह रहा है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है ना, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है कि रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो क्षेत्र क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है वो जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। कहने का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे स्टेट जैसे झारखंड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंस है ना, उड़ीसा बहुत ज़्यादा माइंस है ना, छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा माइंस है, लेकिन वो अगर हम लोग बात करें कि वो इतना डेवलप्ड नहीं है जितना महाराष्ट्र डेवलप्ड है ना, जितना दिल्ली एनसीआर रीजन जो है वो डेवलप्ड है ना, जो बैंगलोर वाला रीजन है वो डेवलप्ड है, जो चेन्नई वाला रीजन है वो डेवलप्ड, मतलब उनके अपेक्षा वहाँ पे रिसोर्सेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट के मामले में वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी के कारण क्या हो रहा है कि ये क्षेत्र क्या हो रहा है, पिछड़ जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारा जो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू जो है ना, तो इस रीजन में आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा माइंस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो इतना डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पर नहीं भी रहने के बावजूद, मतलब ये रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण वो क्षेत्र क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देखेंगे कि आपके जो छोटे छोटे गाँव हैं है ना, बेसिकली क्या होता है कि जो पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार, झारखंड, यूपी से लोग क्या होता है कि दूर प्रदेश जाते हैं, बड़े बड़े आजकल लोग क्या हो रहा है गुजरात की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है गवर्नमेंट सपोर्ट और टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है कि वो स्टेट क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसलिए लोग क्या हो रहा है कि वहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वहाँ रिसोर्सेस नहीं भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना, आप दूसरी जगह से एक्सट्रैक्ट किया हुआ रिसोर्सेज को आप अपने यहाँ लेके आ रहे हैं, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो एरिया क्या हो रहा है पूरा का पूरा डेवलप्ड हो जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। कह रहे आगे, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवेल्स दैट द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। अब कह रहा है कि जो कॉलोनाइजेशन हुआ, मतलब जो भी अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो कॉलोनी बनाए वो उसी क्षेत्र को टारगेट ज़्यादा किए जहाँ पर उनको रिसोर्सेस मिला। जैसे अगर हम लोग भारत का बात करें तो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए तो जब यहाँ पे आए पहला बार तो उनको क्या लगा कि यहाँ पर जब पहला बार पुर्तगीज आए थे तो उनको लगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मसाला हम ले जाके अपने यहाँ बेच सकते हैं है ना। फिर उनको कॉटन के बारे में पता चला तो यहाँ पर क्या हुआ, उनको रिसोर्सेस दिखने लगा कि ये चीज़ को हम अपने यहाँ ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इस चीज़ से क्या होगा, हम कई सेवरल टाइम्स क्या होगा ज़्यादा दाम पे बेच सकते हैं है ना। तो ये क्या होगा, एक रिसोर्सेज के रूप में क्या हुआ कि ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो गए यूरोपियंस के लिए। तो बहुत सारे क्या हो गए यूरोपियंस यहाँ पर ट्रेडर्स क्या हुए आए और लास्टली क्या हो गया वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल भी करने लग गई हम पे। कह रहा इट वॉज प्राइमली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनीज कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज रीजन्स एंड इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज। कह रहा है कि प्राइमरी मतलब क्या हो गया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी था है ना, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो दूसरे कंट्रीज़ में भी जाके क्या हुआ जहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल थे। देखिए ब्रिटेन में कोई रिसोर्स नहीं है ना, ब्रिटेन जो देश है
वो काफ़ी छोटा देश है, लेकिन वो क्या हुआ कि इवन अमेरिका पे रूल कर लिया, इंडिया पे रूल कर लिया, है ना, मैक्सिमम ऑफ द कंट्री जहाँ पे उनको रिसोर्सेस मिला तो वहाँ पर वो रूल कर लिए। तो क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा था, जहाँ भी उनको रिसोर्सेस दिखा, है ना, जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ से कुछ ले जाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस एरिया को वो टेक्नोलॉजी के दम पे क्या हुआ कि रूल करने लगे, अपना सुपरमेसी दिखाने लगे। कह रहा है रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by the appropriate technology development and institution changes. India has experienced all दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। कह रहा है कि आपके पास रिसोर्स है, लेकिन जब तक आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब कहने का मतलब क्या, आपके पास कोयला है, कोल माइंस है, आपके पास आयरन माइंस है, लेकिन आप क्या होगा जब उसको एक्सट्रैक्ट करके उस कोल्स को, उस आयरन से क्या होगा आप मशीन्स बनाएंगे, फिर क्या होगा किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, तभी क्या होगा आप टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तभी तो वो चीज़ें हो पाएगी। नहीं तो क्या होगा, कोयला का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने में कर पाएंगे और क्या यूज कर पाएंगे। लेकिन उसी कोल को आप क्या होगा थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, उसी कोयल को क्या होता है आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, स्टीम इंजन्स में पहले यूज किया जाता था। तो वो टेक्नोलॉजी आपके पास डेवलप होनी चाहिए, जिससे क्या होगा आप उस रिसोर्सेज को अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर हो जाता है यहाँ पर वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी। तो जिस कंट्रीज के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो क्या होगा ज़्यादा डेवलप हो जाता है। कह रहा है इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड द रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट irrational consumption and over-utilization of resources may lead to the socio-economic environmental problem. To overcome this problem, resources are conserved at the various level is important. This had been the main concern of the leaders thinkers in the past. For example, Gandhi ji adapt voicing his concern about the resources conservation in the words. अब कह रहा है कि कंजर्वेशन मतलब ये जो रिसोर्सेस है उसको बचा के रखना, उसको कंजर्व करके, मतलब ओवर यूज नहीं करना है ना। ओवर एक्सप्लॉइट अगर कर लेंगे तो वो जो क्या होगा ओवर जब हम लोग यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो जिससे क्या होगा कि सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या होगा इकोनॉमिक, आप कुछ समय के लिए तो क्या होगा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय के लिए क्या होगा कि आप पिछड़ जाएंगे। आप क्या होगा पिछड़ जाएंगे अगर किसी भी चीज़ का क्या होगा आप ओवर यूटिलाइजेशन करने लग जाएंगे। अब कह रहा है कि मेन कंसर्न जो लीडर्स हैं या जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उनका जो थॉट्स था वो इसी क्षेत्र में था कि जो रिसोर्सेस हैं उसको लॉन्ग लास्टिंग किया जाए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट किया जाए, ताकि क्या होगा कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, है ना। अब गांधी जी कह रहे हैं देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। अब गांधी जी एक स्टेटमेंट दिए थे कि यहाँ पर हर चीज़ सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपके ग्रीड के लिए, है ना, आपके लालच को पूरा करने के लिए, अगर मानिए क्या एक इंसान को शरीर ढकने के लिए क्या होना चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना, रहने के लिए मकान चाहिए, कोई काम चाहिए, है ना, लेकिन आप अपने ज़रूरत से अगर आपको क्या होता है कहीं पे आना जाना है, आप एक बाईसाइकिल ले लिए, आप एक बाइक रख लिए, एक कार ले लिए, लेकिन आप अगर एक आदमी अगर 10-10 कार रखने लग जाए, है ना, तो क्या होता है कि आप 10 कार जो रख रहे हैं तो 10 कार जो रख रहे हैं, आप जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं वहाँ पर आप पर्सनल व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कुछ रिसोर्सेज को, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अब ऐसा करने वाले सिर्फ आप इकलौता तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस थॉट्स के हैं। तो क्या होगा ये क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गया कि फिर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि एक बर्डन बनते चला जाएगा रिसोर्सेज पे, और धीरे धीरे क्या होगा ये रिसोर्सेज क्या होगा एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ख़त्म होते चला जाएगा, या इसके प्राइस में क्या हो जाएगा हाइक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं जिनको ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन क्या होता है कि वो कंजर्व करना शुरू कर देते हैं, बचा के रखना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है उसका एक बर्डन आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन पे। चलिए आगे देखते हैं। He placed the greedy and the selfish individual exploited nature in the modern technology and the root cause for the resource depletion at the global level.
ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन विद द मासेस। अब कह रहा है वो किसी भी चीज़ का मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन का कहने का मतलब क्या होता है, मतलब जो फैक्ट्रीज में है ना कम वर्कर्स के द्वारा, मशीन्स के द्वारा क्या हो रहा है कि बहुत सारा प्रोडक्ट्स जो बन रहा है वो इनके खिलाफ थे। उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों को मिलकर अपने ज़रूरत भर का चीज़ को ही बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो रिसोर्सेज भी बचा रह सके और उसको लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। अब जैसे कि अगर कोई जंगल है ना, अब जंगल है, अगर पहले क्या होता था कि मैनुअली पेड़ को काटा जाता था, खुद के लिए क्या होता था फर्नीचर से बनाया जाता था। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या होता है कि आप एक दिन में क्या होगा 200 पेड़ काट दीजिए, फिर क्या होगा आप उसको ट्रक्स पे लोड करके क्या होगा किसी फैक्ट्रीज में भेज दीजिए और मशीन्स के मदद से क्या होगा वहाँ पर फर्नीचर्स बनना शुरू हो गया, पेपर्स बनना शुरू हो गया, या और भी जो वुड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब क्या कि बहुत जल्दी जो वो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फॉरेस्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा वहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ कह रहा है कि जब आप क्या होगा इंडिविजुअली आप अपने यूज के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए, तो क्या होगा वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब जंगल तो एक दिन में उगेगा नहीं, तो इसी कारण से गांधी जी ने ये बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं। At international level, the Club of Rome advocated the resource conservation for the first time in more systematic way in 1968। क्या रहा है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम में जो है क्या हुआ कि ये रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए भी क्या हुआ कि मीटिंग हुआ था 1968 में। कह रहा है इन 1974 गांधीनियन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड इन द स्मर इन इस बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कह रहा है कि 1974 में गांधीयन फिलोसफी पे जो बेस्ड था है ना कि प्रोडक्शन बाय द मास है ना, प्रोडक्शन बाय द मास जो उनका थॉट्स था उसके नाम पे एक बुक रखा गया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद द रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड। इस चलिए ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि लैंड रिसोर्सेज। अब कह रहा है लैंड जो है, जिस लैंड पे हम लोग रह रहे हैं वो भी क्या है एक रिसोर्स है। कह रहा है वी लिव ऑन लैंड। कह रहा है हम लोग जिस लैंड पे रहते हैं तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं अलग अलग तरीका से क्या करते हैं हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अलग अलग तरीका से क्या करते हैं लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो रिसोर्स होता है, आप मकान बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, आपके ज़रूरत को पूरा कर रहा है, रिसोर्स है ना। आप रोड पे चल रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अब कोई भी क्या हो रहा है कि आप पढ़ने जा रहे हैं, मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है आप लैंड पे कर रहे हैं। तो लैंड आपके लिए क्या है एक रिसोर्स है। आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रेलवे से जा रहे हैं, रोडवे से जा रहे हैं, तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है वहाँ पर लैंड क्या हो रहा है आपके लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा है। तो लैंड क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये वेजिटेशन में काम करता है ना, वाइल्ड लाइफ जितना भी है, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। लैंड इज एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनाइट मैग्नीट्यूड देयर इज इंपॉर्टेंट द यूज। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो लैंड जो है, अगर हम लोग बात करें लैंड, तो जितना भी इंसान क्या होता है कि अपना दिनचर्या करता है, जो भी ज़रूरत का काम करता है ना, चाहे आप अंबानी से लेके एक छोटे से छोटे आदमी का बात कर लीजिए, तो क्या होगा वो भी क्या हो रहा है कि लैंड सबसे बड़ा रिसोर्स है उनके लिए। सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो क्या है लैंड है। आप लैंड के ही अंदर से जितना भी मिनरल्स निकाल रहे हैं ना, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, जो भी चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको मिल रहा है वो क्या है लैंड से ही मिल रहा है। तो हम अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जो लैंड मास है ना, तो वो कह रहा है कि इसका अलग अलग फीचर्स हैं। मतलब हमारे जो देश में प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी है। तो कितना परसेंटेज यहाँ पे लैंड है, माउंटेन्स है और प्लेट्यूज है, इसको अगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखें तो क्या होगा जो प्लेन्स है सबसे मेजर पार्ट जो इंडिया का वो कौन सा है प्लेन्स है। अगर हम लोग टोटल इंडिया को 100% मान ले है ना, कुछ पार्ट्स को हम लोग इग्नोर करते हैं, जैसे क्या होता है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को या कुछ जो है पीओके वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। तो 43% जो है इंडिया का लैंड मास का वो क्या है प्लेन्स है। अगर हम लोग माउंटेन्स का बात करें तो माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स जो है वो क्या है 30% जो पार्ट है इंडिया का वो क्या है माउंटेन्स है। और अगर हम लोग प्लेट्यूज का बात करें तो 27% जो पार्ट है इंडिया का वो क्या है
प्लेट्यूज है। तो ये टोटल लैंड मास हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्या हो गया, प्लेन्स हो गया 43%, उसके बाद क्या हो गया, माउंटेन्स हो गया 30% और 27% क्या हो गया, प्लेट्यूज हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इंडिया हैज ए लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। कह रहा है कि भारत में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वेरिएशन है लैंड पे भी। अगर हम लोग बात करें तो माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, आइलैंड्स है ना। तो 43% जो लैंड है वो क्या है, प्लेन है, जो क्या होता है हमको एग्रीकल्चरल, मतलब क्या कि प्लेन्स रीजन में, समतल जो भूमि वाला रीजन है जहाँ से क्या होता है रिवर फ्लो करती है ना, जैसे ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, आपको इंडो गैंगनेटिक प्लेन हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है कि 3 रिवर्स मेनली क्या होता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया में, जो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे लैंड फॉर्म है, वो कौन सा है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। यही क्या होता है, तीनों मिलके क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा लैंड मास बनाता है, जिसके कारण क्या हो गया, ये सबसे बड़ा परसेंटेज में 43% जो लैंड मास है वो क्या है, हमारा प्लेन्स ही है। अब आगे बात किया जाता है, माउंटेन्स जो है ये क्या होता है, 30% लैंड मास है, मतलब भारत का जो 30% जो लैंड है वो किससे कवर्ड है, माउंटेन से कवर्ड है। फॉर दैट, अब देखिए, अब माउंटेन्स का क्या यूज है, यहाँ पर क्या होता है, टूरिज्म होता है, मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि टूरिज्म के पर्पज से क्या होता है पहाड़ में घूमने आते हैं, तो वो वहाँ के लोगों के लिए क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब जिस स्टेट्स में क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा, वहाँ पे क्या होता है, जो इकोनॉमी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे टूरिज्म करता है। अब आगे कह रहा है कि 27% जो एरिया है कंट्रीज का वो प्लेट्यूब में है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, मिनरल्स मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, जो प्लेट्यूज वाला रीजन है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें लैंड के यूटिलाइजेशन का, तो लैंड रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब लैंड जो है वो क्या हो रहा है कि इन जो लैंड रिसोर्सेस है वो क्या हो रहा है, इस पर्पस के लिए क्या होता है हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, फॉरेस्ट कहाँ उगेगा, जो फॉरेस्ट है जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है, जो आप फर्नीचर्स यूज करते हैं, जो आप पेपर पे लिखते हैं, बहुत सारा चीज़ है ना। जो आप क्या होता है, पहले क्या होता है, रेल का जो स्लीपर्स होता था वो भी इवन क्या होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का ही होता था। आज के समय में हम लोग क्या होता है, सीमेंटेड स्लीपर्स का यूज़ करने लगे हैं। पहले के समय में क्या होता था, जो बर्थ आप यूज करते हैं रेलवे में, वो भी क्या होता था, वुड का ही रहता था। अब लैंड जो है नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब कह रहा है कि कौन से लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड। अब कह रहा है कि बंजर भूमि है ना, बंजर भूमि में क्या होता है, वो फर्टाइल नहीं होता, वहाँ पे आप कृषि नहीं कर सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज। अब कह रहा है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स है, मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता है, बैरन लैंड है, वहाँ पर आप फैक्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं, वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है आप रोड का प्लानिंग कर सकते हैं, उस एरिया से क्या होता है आप रोड को ले जा सकते हैं, रेलवे को ले जा सकते हैं। ऐसे भी क्या होता है, वो अनयूटिलाइज्ड लैंड है, तो अगर हम लोग क्या होगा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो क्या होगा, उस क्षेत्र का क्या होगा, उस बैरन लैंड का भी यूटिलाइज हो जाएगा। आगे कह रहा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब कह रहा है कि और भी जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो क्या होता है, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब कह रहा है कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, अब कह रहा है अनकल्टिवेटेड लैंड में एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड, कह रहा है कि परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग। अब परमानेंट पेस्चर मतलब क्या होता है, पशु जो आप रखते हैं, कैटल्स के लिए भी चारा का जरूरत होता है, तो वैसे क्षेत्र में क्या होता है कि आप क्या होगा, परमानेंट पेस्चर मतलब क्या होगा, चारा उगा सकते हैं, वहाँ पे जमीन पे जाके क्या होता है अपने कैटल्स को चराया जा सकता है। लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट्स ऑन एरिया। कह रहा है नेट्स ऑन एरिया क्या बात हो रहा है, नेट्स ऑन एरिया मतलब जहाँ पर क्या होता है कि क्रॉप्स को उगाया जा रहा है एग्रीकल्चरल पर्पज से, ये उसमें इंक्लूड नहीं है ना। मतलब क्या हो रहा है कि कहीं वैसा लैंड जहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे पेड़ क्या हो रहे उग रहे हैं क्रॉप्स के साथ, तो उनको जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड्स में। अगर हम लोग बात करें कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड, तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। अब कल्ट्रेबल वेस्ट क्या होता है कि आप क्या हो रहा है कि वो कृषि योग्य है, आप वहाँ पर क्या होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल से क्या हो रहा है वहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। अब फैलो लैंड क्या होता है, करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर। अब कह रहा है कि फैलो लैंड वैसे लैंड होते हैं
जिनको क्या होता है कि हम 1 साल या उनसे कुछ कम समय के लिए क्या होता है कि इसी तरह परती छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं परती छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं कर रहे होते हैं। अब कह रहा है अदर देन द करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरली, कह रहा है कि करंट फैलो लैंड से के अलावा जो प्योर फैलो लैंड है, देखिए करंट फैलो का मतलब क्या हो गया कि आप अगर किसी भी ज़मीन में एग्रीकल्चरल कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या होता है उसको उस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, आप 1 साल से वहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो वो करंट फैलो हो गया। अगर आप उसी चीज़ को 1 से 5 साल तक के लिए अगर उस ज़मीन पे कोई भी खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फैलो लैंड हो गया, है ना। अब नेट सोन एरिया क्या हो गया, कह रहा है कि द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज कॉल्ड द नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर क्या होता है कि आप हर साल क्रॉप्स को प्रोडक्शन करते हैं, मतलब क्रॉप्स को उगाते हैं, उसके बाद उसका कटाई करते हैं, जहाँ से क्या होता है कि प्रोडक्शन हो पा रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया कहते हैं। कह रहे हैं एरिया सोन मोर देन वंस इज एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया नॉन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। अब कह रहा है कि अगर बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है साल में 1 से ज़्यादा फसल भी होता है ना, तो उस एरिया को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, मतलब नेट सोन एरिया। जैसे क्या मानिए कि 2 सीजन में रबी क्रॉप्स भी हो जा रहा है और खरीफ क्रॉप्स भी हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है वो पर्टिकुलर एरिया क्या करता है 2 क्रॉप को प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया जिसमें क्या होता है 1 से ज़्यादा एग्रीकल्चरल ईयर होता है, मतलब क्या होता है 1 से ज़्यादा क्रॉप्स हम 1 साल में प्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब कह रहा है कि लैंड को मतलब क्या कैटेगरी है, मतलब लैंड को कैसे हम लोग भारत में इस्तेमाल करते हैं। चलिए कह रहा है यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल as well as human factors such as the population density, technological capability and cultural and tradition। कह रहा है कि भारत में जो लैंड का पैटर्न है, मतलब जो भारत में जो लैंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको यूज करने में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टोपोग्राफी, है ना, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब कितना पॉपुलेटेड है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का बात करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसा है, वहाँ पर क्या होता है, कैसा कल्चर है, कैसा ट्रेडिशन है। तो ये सारा चीज़ आप क्या होगा कि अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करना है, तो अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करना है तो आप वहाँ पर क्या होगा कि आप फैक्ट्री सेटअप करने के पहले आप देखिएगा कि वहाँ पर क्या होगा कि जो आपको रॉ मटेरियल है वो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं है, आपको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं है, आपको लेबर्स वहाँ पे चीप लेबर्स, वहाँ पे अगर पॉपुलेशन है ही नहीं तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा पे करना पड़ेगा लेबर्स के लिए। तो ये सारा आपको वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, निकालना है, तो आपके लिए क्या होगा, कोई वाटर बॉडीज उधर से जाती है कि नहीं। ये सारे फैक्टर्स को क्या होगा कि आपको दिमाग में रख के ही क्या करेंगे, आप लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरह क्या होगा, अगर आप बैरन लैंड है तो वहाँ पर आप एग्रीकल्चरल को नहीं बढ़ावा देंगे, है ना। अगर मानिए कोई स्लोपी रीजन है तो वहाँ पे टी प्लांटेशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, आप कोई भी रबी या खरीफ क्रॉप्स को नहीं उगा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड पैटर्न, मतलब क्या होगा, लैंड कैसा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अब जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1961 एंड जनरल, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन दिखाया हुआ है 1960, 61 और 1920 में। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन दिया हुआ है, अब अगर हम लोग बात करें कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है ना, तो वेस्ट लैंड देखिए क्या हो गया, मतलब जो जिस ज़मीन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, जिस ज़मीन का हम लोग क्या करते थे, इस्तेमाल नहीं करते थे, वो कितना है 3.90। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले क्या था 61 में क्या हुआ 6.23, मतलब क्या हुआ, ये घट गया। पहले जो भी वेस्ट लैंड था पहले वो ज़्यादा था, अब कम हो गया। कहने का मतलब क्या आ गया, हम लोग उस लैंड को भी अब यूज करने लग गए हैं। आगे कह रहा है कि फॉरेस्ट, पहले फॉरेस्ट कितना था 18% और अब फॉरेस्ट क्या हो गया 23.41। देखिए
फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी कंट्रीज़ का 33% क्या होना चाहिए, जो एरिया लैंड एरिया है वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। तो 1960-61 में हम लोग काफ़ी पीछे थे, 18 पॉइंट, मतलब अप्रॉक्स हाफ थे, 50% थे। लेकिन हम लोग क्या हुआ कि 5% यहाँ से बढ़ाए हैं, जो क्या है कि उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है 33% को, लेकिन क्या हो रहा है कि हम अपने पिछले रिकॉर्ड से क्या हो रहा है कि कुछ इम्प्रूव जरूर किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर अब एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, अब अगर हम लोग एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज का बात करें तो क्या हो गया 4.95, मतलब वैसा एरिया जहां पर नॉन एग्रीकल्चरल मतलब कृषि का काम नहीं हो रहा है, लेकिन कोई और फैक्ट्री सेटअप या इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो पहले क्या था, ये एरिया जो था ये क्या था 4.95 था, जो बढ़ के क्या हो गया 9.06 हो गया है। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये क्या, नेट सॉन एरिया, नेट सॉन मतलब वैसा एरिया जहां पर क्या होता है खेती बाड़ी किया जाता है, एग्रीकल्चरल वर्क किया जाता है। तो अगर हम 1960-61 का बात करें तो ये कितना था, नेट सोन एरिया क्या था 45% था, 45.26, जो क्या हुआ 45.64। अब देखिए पहले के समय में और अभी में क्या अंतर है कि पहले पॉपुलेशन काफ़ी कम रहा था, है ना, और अभी इतना पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके बावजूद क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मेंटेन्ड किए हुए हैं नेट सोन एरिया, तो क्या हो रहा है, अब जैसे क्या होगा कि पहले एक फैमिली था, उसके एक लोग थे, एक किसान था और उसका 2 बेटा था। अब क्या हुआ कि उनके 2 बेटों के बीच में वो ज़मीन बटा, फिर वो अपना अलग अलग घर बनाए, फिर उनके 2 बेटे हुए। अब 60 से लेके अगर हम लोग 2000, अगर क्या होगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है डाटा 2090-20, मतलब क्या होगा 2 जनरेशन तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 3rd जनरेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो क्या होगा उस लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए होंगे, है ना, बहुत सारे फैमिलीज बढ़ गए होंगे अगर एक पर्टिकुलर फैमिलीज का बात किया जाए तो। फिर भी अगर ये लैंड नेट सोन एरिया क्या हो रहा है कि मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड कैसे, क्योंकि पहले जो नॉट एग्रीकल्चरल लैंड्स था उसको भी अगर हम लोग क्या करने लगे हैं, नेट सोन एरियाज में कन्वर्ट करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की मदद से जो है उस एरियाज को भी हम लोग क्या कर रहे हैं अब खेतीबाड़ी के यूज में ला रहे हैं, जिसके कारण से क्या है ये अप्रॉक्स मेंटेन्ड है और उससे कुछ माइनर परसेंटेज में बढ़ा ही है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है टोटल जोग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है कि टोटल जोग्राफिकल एरियाज का बात किया जाए भारत का तो वो क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। जो कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें तो 93% ऑफ द टोटल लैंड जोग्राफिकल बिकॉज द लैंड रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब कह रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडिया का टोटल लैंड मास है उसका 93% ही ले रहे हैं। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं गिन रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसको कर रहे हैं, आसाम को ले रहे हैं। और कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्या रहा है जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा क्या हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कर लिया गया, कुछ हिस्सा क्या हो रहा है कांग्रेस के समय क्या हुआ था चाइना के द्वारा कर लिया गया। तो न्यू सर्वे में जो है ये एरिया अब हमारे कब्जे में नहीं है, तो इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब कह रहा है आगे, कह रहा है द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज डिक्रीज। अब कह रहा है कि वैसा लैंड जहां पर परमानेंट पेस्चर मतलब चारा लगा रहता था वो एरिया में क्या हुआ कमी आई है। वो एरिया परसेंटेज में 1960 से 1919 में क्या हुआ 1960 से लेकर 2019 में इस एरिया का परसेंटेज क्या हुआ गिरा है, कम हुआ है। कह रहा एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, मोस्ट द अदर देन द करेंट फैलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। अब कह रहा है कि जो हमारा पैस्चर लैंड था उसमें कमी आई है, लेकिन क्या हुआ कि कैटल्स का नंबर्स तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम उनको फीड कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में जो हम लोग क्या होता था कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ था, जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, तो वो क्या होता आज के समय में उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, जिसके कारण क्या हो गया हम एरिया कम होने के बावजूद क्या हो रहा है उन कैटल्स को फीड कर पा रहे हैं। अब कह रहा है कि करंट फैलो लैंड जो है वो कह रहा है कि फैलो लैंड क्या होता है बंजर भूमि, जिसको हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या हो रहा है 1 से लेकर 5 साल तक क्या हो रहा है कि खाली छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं,
क्योंकि ऐसा जो लैंड है वो क्या रहा है कि लैंड इज़ वेरी हार्ड, हैंस दिस लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस 2 और 3 ईयर। मतलब क्या हो रहा है कि 1 या 2 साल या 3 साल में एक ही बार इसमें क्या होता है कि पैदावार कर सकते हैं। कह रहा इंडिया कम्स अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। कह रहा द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरी जेंटली फ्रॉम वन स्टेट। कह रहा है कि नेट सोन एरिया जो है ना, कहीं पर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एरिया क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चरल यूज़ में हम लोग ला रहे हैं, और कहीं पर क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर हम लोग पंजाब हरियाणा का बात करें तो पंजाब हरियाणा का 80% जो लैंड एरिया है उसको हम लोग क्या हो रहा है नेट सोन एरिया, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर हो रहा है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पंजाब और हरियाणा का 80% जो हिस्सा है वहाँ पर खेतीबाड़ी हो रही है। अगर उसी तरह हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में, तो वहाँ का मात्र और मात्र क्या हो रहा है 10% एरिया ही क्या हो रहा है हम लोग एग्रीकल्चरल यूज में ला रहे हैं। तो ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम एरिया क्या है वहाँ का एग्रीकल्चरल नेट सोन एरिया, और कहीं पर क्या हो रहा है वो परसेंटेज काफ़ी कम है। तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या हो रहा है अप्रॉक्स 10% के बराबर है। अब आगे कह रहा है कि फॉरेस्ट एरिया कंट्रीज फार, अब हम लोग जस्ट अभी बात किए थे कि फॉरेस्ट एरिया किसी भी देश के लिए 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे देश का क्या है 23% ही है। तो ये क्या होता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है कह रहा है कि 1952 के अकॉर्डिंग क्या होगा 33% एरिया किसी भी लैंड का लैंड मास का क्या होना चाहिए, किसी भी कंट्री के लैंड मास का 33% एरिया क्या होना चाहिए वो फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए, जो हमारा कंट्री नहीं कर पा रहा है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव fringes of the forest depend upon it. A part of the land is termed as the wasteland and the land put to non-agricultural uses. अब कह रहा है कि कुछ हिस्सा जो लैंड का है वो क्या होता है वेस्ट लैंड कहलाता है, मतलब वैसा लैंड जो क्या होता है कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कह रहा है वेस्ट लैंड में क्या हो गया रॉकी लैंड हो गया, मतलब पथरीला ज़मीन हो गया, या तो बहुत ज़्यादा क्या होता है सॉल्टी है जहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रॉप्स को नहीं उगाया जा सकता है, डेजर्ट एरिया हो गया, ये सारा क्या हो गया नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज, इंडस्ट्रीज। कह रहा है कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज हैज रिजल्टेड इन द लैंड डिग्रेडेशन। अब कह रहा है कि लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं अगर इन लैंड का यूज कर रहे हैं, उनको कंजर्व नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। कह रहा है दिस इन टर्म हैज सीरियस डिस्क्रिप्शन ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, जिसका कह रहा है कि ये दुष्प्रभाव जो है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब जो हम लोग यहाँ पर आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल जब हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो हम लोग क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या मेजर्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट 1 था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।